राजकीय वर्तुळातून देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदर्शनवर मुलाखत पार पडली आणि या मुलाखतीत त्यांनी वक्तव्य केलंय। शिंदे फडणवीस सरकारची कामे कौतुकास्पद असल्याचं फडणवीस म्हणाले, तर या मुलाखतीत ठाकरे आणि पवार फडणवीसांच्या निशाण्यावर होते। देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदर्शनवर मुलाखत पार पडली। या मुलाखतीत शिंदे फडणवीस सरकारची कामे कौतुकास्पद असल्याचं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय। मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले पाहूयात। का हमको कंट्रीब्यूशन देंगे। 13,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को रेलवे के लिए दिया है, तो पहले ही आ जाता, इन्होंने अटका के रख दिए थे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी प्रोजेक्ट उद्धव ठाकरे जी दिखा ही नहीं सकते कि उनके कार्यकाल में हुआ है। तो उनके कार्यकाल में हुआ क्या फिर? मेरा भी यही पूछना है आपसे कि क्या हुआ, आप बताइए। हुआ ही नहीं कुछ। उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी घर पर बैठे हुए थे, वो फेसबुक लाइव करते थे, अपने ऑफिस में 2.5 साल में 2 बार गए। ऐसा मैं नहीं कहता, शरद पवार जी ने अपनी किताब में लिखा है। अभी शरद पवार जी ने अपनी जीवनी लिखी, उस जीवनी में उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री केवल 2 बार मंत्रालय गए अपने ऑफिस, इसका हमको नुकसान हुआ है। तो उनको ये लगता था कि घर से सरकार चलती है, तो चला रहे थे। नहीं, लेकिन आपके संबंध इतने खराब कैसे हो गए ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी, और वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर वजूद ही एक समय में शिवसेना की वजह से खड़ा हुआ, आगे बढ़ी पार्टी। आप उनको बिग ब्रदर मानते ही रहे हमेशा, तो इतनी तलखी, इतना गैप क्यों आ गया? ऐसा है कि लोग इतिहास बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और इतिहास में जब पहली बार शिवसेना ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो शिवसेना के उम्मीदवार थे मनोहर जोशी जी। शिवसेना के पास सिंबल नहीं था, मनोहर जोशी जी बीजेपी के सिंबल पे लड़े थे। तो इसलिए कोई ये न कहे कि उनके भरोसे हम बड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का वजूद उनके पहले से था। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट किया। लोकसभा में हम ज्यादा सीटें लड़ते थे, विधानसभा में उनको ज्यादा लड़ने देते थे। तो लोकसभा के बिग ब्रदर हम थे, विधानसभा में वो थे। लेकिन जैसे ही 2014 में दोनों अलग लड़े तो अपनी अपनी क्षमता दोनों के ध्यान में आई, और निर्विवाद ये बात एस्टेब्लिश हुई कि एक ही बिग ब्रदर है और वो बीजेपी है। जहां तक हमारे संबंधों का सवाल है, उसके लिए तो मैं दोष उद्धव जी को दूंगा, क्योंकि गठबंधन में हम लोग लड़े। मोदी जी ने अनाउंस किया था, अमित भाई जी ने अनाउंस किया था, नड्डा जी ने अनाउंस किया था, और स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने भी अनाउंस किया था कि हम चुनकर आएंगे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और बाद में जनता ने जब चुनकर दिया, 288 में से 170 सीटें हमको दी, एक अच्छी मेजॉरिटी हमको दी, तो कुर्सी के लिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ दिया, छोड़ दीजिए, फोन पे भी हमसे बात नहीं की उन्होंने। मैं तो उनको फोन लगा रहा था, उन्होंने मेरा फोन भी नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता उन्होंने बंद किया, हमने नहीं किया। लेकिन ये कहा जाता है देवेंद्र जी, जो आप इल्जाम उद्धव ठाकरे पर लगा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में और अब तो केंद्र में भी ये माना जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में शरद पवार हमेशा रहे हैं, इसलिए उनका एक ओहदा इस तरह से सभी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से देखती रही है, एनसीपी का भी जो भी सब है। आपको लगता है इस सब के पीछे जो किंग पिंग है वो शरद पवार जी थे? मैं ये कहूंगा कि पवार साहब किंग मेकर से भी ज्यादा किंग ब्रेकर है। सरकारें तोड़ने में उनको एक बहुत महारत हासिल है, और ये बात तो सही है, अनुभवी नेता है तो ये सारी चीजें करते रहते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो शरद पवार साहब तो ये सारी चीजें चलाते रहते हैं। लेकिन आपके भी तो कुछ ऐसे अनुभव रहे ना, क्योंकि वो रात कोई भूलता नहीं है, और वो सुबह भी महाराष्ट्र के इतिहास में और राजनीतिक इतिहास में लिखी गई है, अब दर्ज हो गई है। क्या हुआ, क्या था उस दिन? देखिए, कुल मिलाकर पवार साहब के साथ ही हमने तय किया था, जिस समय उद्धव जी ने हमको धोखा दिया और हमारे पीठ में छुरा घोंपा, तो हमने रिटेलिएट करने का निर्णय किया। उस समय सामने से चलकर एनसीपी के कुछ लोग ये कह रहे थे
कि हम नहीं चाहते कि 3 लोगों की सरकार बने, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, महाराष्ट्र का नुकसान होगा, हम चाहते हैं बीजेपी के साथ आना। हम लोगों ने चर्चा की, शरद पवार जी से ही चर्चा की, शरद पवार जी ने हामी भरी। शरद पवार जी की हामी के कारण ही मैं और अजीत पवार हम लोगों ने सारी चीजें डिसाइड की। बाद में शरद पवार जी हट गए। उसकी क्या वजह रही? अब वो तो वो खुद बता सकते हैं, उसकी वजह आप मुझे क्यों पूछते, उन्हें पूछिए। जब वो हट गए तो अजीत पवार ने ये स्टैंड लिया कि भाई ये गलत बात है, हम तो जाएंगे, और हमने शपथ ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ उसमें जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया उसके कारण अजीत पवार के लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, इसलिए फिर वो वापस चले गए। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, प्लान हुआ था, उस प्लान को एक्सीडेंट में तब्दील किया गया। तो एक्सीडेंट नहीं था ये, इट वॉज अ प्लान विच वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सीडेंट। चलिए वो अब क्योंकि अब पुरानी बात हो गई, लेकिन सबने 1 साल इंतजार किया, क्योंकि सब लोग जब भी बात करते हैं तो कुछ कुछ गुत्थियां जो है वो सुलझ नहीं पा रही होती हैं कि महाराष्ट्र में आखिर हुआ क्या। लेकिन मैं वापस उसी मुद्दे पर आती हूँ कि जिस तरह से अब शरद पवार जी अब आजकल आपके ऊपर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। आपने उनके बारे में एक बात बोली, वो 2 बातें बोल रहे हैं कि शायद आप उस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको नहीं पता इतिहास में क्या हुआ था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ भी आपकी इसी तरह से वार चल रहे हैं। ये जो राजनीति चल रही है संबंधों की और एक दूसरे पर इस स्तर पर जाकर परिवार को बीच में लाकर कटाक्ष करने की, वो आपको लगता है कि ये गलत ट्रैक पर चल रहा है सब कुछ? 100% गलत है। देखिए, परिवार को लाना ये गलत ही है, और इसीलिए मैं कभी इस लहजे में बात नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कुछ सिद्धांत अपने कायम रखे, लेकिन जिस समय उद्धव जी ने बात कही उस समय मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया कि मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में आपके पास जो होगा, जो आप लाइए। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आज भी मैं ओपन चैलेंज देता हूं, क्योंकि हम खुली किताब की तरह जीते हैं। वी डोंट हैव स्केलेटन्स इन आवर क्लोजेट, इसलिए हम डरते नहीं है। और देखिए, जहां तक पवार साहब का सवाल है, तो मैंने जो बात कही उसमें गलत कोई बात ही नहीं थी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप कहते शिंदे जी ने बेईमानी की, तो 1978 में शरद पवार जी वसंतदादा पाटिल के मंत्रिमंडल के मंत्री थे। वन फाइन मॉर्निंग शरद पवार जी 40 लोगों को वसंतदादा के मंत्रिमंडल से लेकर बाहर निकले और बीजेपी के साथ ज्वाइन किया और मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में थे, 50 लोग लेकर बाहर निकले और हमारे साथ सरकार बनाई। जो शरद पवार जी ने 78 में किया था वही अगर उद्धव ठाकरे जी ने 2022 में किया, तो अगर पवार साहब ने जो किया वो बेईमानी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल विजडम है, तो शिंदे जी ने की हुई बात बेईमानी कैसे हो सकती है? दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल विजडम। उल्टा शिंदे जी तो हमारे साथ चुनकर आए थे। तो वही चीज पवार साहब को एकदम ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि, तो उनकी बात तो सही है। 1978 में मैं प्राइमरी स्कूल में ही था, लेकिन मेरे प्राइमरी स्कूल में होने से इतिहास थोड़ी बदलता है, इतिहास तो वैसे ही रहता है। अब हम इतिहास पढ़े, अब शिवाजी महाराज के समय तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन इतिहास तो वही है। तो ऐसे ही जो आपने किया वो इतिहास तो बदलेगा नहीं। शिंदे जी पर भी शिंदे जी को किंग मेकर बनाने में किसकी भूमिका थी? देखिए, किंग मेकर बनाने में भूमिका क्या थी ये तो नहीं मैं कहूंगा, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में मैं कैटलिस्ट था। मैं किंग मेकर नहीं हूं, मैं कैटलिस्ट हूं। और शिंदे जी के मेरे पुराने रिश्ते हैं, और जब मेरे ये ध्यान में आया कि जिस गठबंधन में ये लोग काम कर रहे हैं इसमें इनका दम घुट रहा है, क्योंकि जिंदगी भर भगवा ध्वज लेकर जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनको सूडो सेक्युलर बात करनी पड़े, उन्हीं की सरकार में उनको टारगेट होना पड़े, उन्हीं की सरकार में उनके भरोसे दूसरी पार्टियां बड़ी हो, तो इससे एक प्रकार से एक बड़ा संकोच उनके मन में तैयार हो रहा था, उनकी स्पेस श्रिंक हो रही थी। तो इसलिए हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैं नहीं रह सकता ऐसे गठबंधन में। तो हम लोगों ने तय किया, और उसके बाद मेरा अपना मानना यह था कि
जब इतना बड़ा निर्णय वो ले रहे हैं तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके साथ के लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ये जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो मैंने स्वयं मेरी पार्टी में बात की। मेरी पार्टी ने कुछ समय लिया, उसके बाद मेरी पार्टी ने तुरंत एग्री नहीं किया, क्योंकि मेरी पार्टी ये मानती थी कि भाई अपने 113 लोग अपने साथ में है, इतनी बड़ी पार्टी है और सरकार चलानी है तो किस प्रकार से चलेगी। लेकिन आई कुड कन्विंस माई पार्टी और मेरे नेताओं ने इस बात की इजाजत दी और उसके बाद शिंदे जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसमें यह बात जरूर है कि पार्टी में मेरी बात यह हुई थी कि मैं सरकार में नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी को स्टेट में बढ़ाऊंगा और मैं अगले चुनाव की तैयारी करूंगा। किंतु हमारे नेताओं ने मुझे ये कहा कि सरकार चलानी है, आपका एक्सपीरियंस है, अपने लोग बहुत बड़े पैमाने पर है, ऐसे समय आप जैसा एक एक्सपीरियंस आदमी अगर सरकार में नहीं रहेगा तो सरकार चलाना मुश्किल जाएगा और अपने लोगों को भी अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि आप जाइए। तो उस समय मेरी मानसिकता नहीं थी जाने की, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि लोग ये कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति सत्ता के लिए कितना लालयित है कि मुख्यमंत्री रहा और उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार होता है। किंतु हमारे नेताओं ने पब्लिकली ये कहा कि हम आदेश दे रहे हैं और जिस प्रकार से उस बात को हमारे गृह मंत्री जी ने और विशेष रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उस बात को लोगों के सामने रखा, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का कद उन्होंने बढ़ाया और शायद जो चीजें मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुझे सुनने को नहीं मिलती, वो अच्छी चीजें उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कारण मुझे लोगों का रिएक्शन भी उसी प्रकार का मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो बनी, ये सरकार एक प्रोसेस से बनी और जिस प्रकार से उनको कुंठित किया गया उसके कारण बनी। तो मैं इसमें कैटलिस्ट था कि जो इस प्रोसेस को एक प्रकार से एक्सपीडाइट कर रहा था। देवेंद्र जी, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपको एक तरीके से विकास का पोस्टर बॉय कहा गया, अब तक कहा जाता है। बहुत सारी विकास की योजनाएं अभी जिस पर हमने बात भी की, वो सब लगभग आप ही के दिमाग की उपज थी और आप ही के दिल से निकलकर वो बातें आती थी और सामने आती थी। लेकिन अब जब विज्ञापन देना पड़ता है और लोकप्रियता को लेकर के ये दिखाई दे रहा है, जगह जगह चर्चा में आ रहा है कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, शिंदे जी या आप, तो ये कंपटीशन कहाँ चल रहा है? देखिए, ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं। ऐसा है कि हर पार्टी में कम दिमाग के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइको फंड्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति ने ये हरकत की। पहली बात तो यह है कि इस सरकार के नेता शिंदे जी है, मुख्यमंत्री ही नेता होता है। अगर वो पॉपुलर है तो हमारी सरकार पॉपुलर है, तो इसमें मुझे दुख आने लगने का कोई सवाल नहीं है। एडवर्टीजमेंट जिस प्रकार से दी गई, मूर्खता थी। शिंदे जी ने खुद कहा, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा यार मेरे यहाँ के लोगों ने गलती की है, ये मैं नहीं मानता हूँ, ये ठीक नहीं है। तो मेरे लिए तो उसी समय वो विषय समाप्त हो गया। हमारी पार्टी में थोड़ा आम कार्यकर्ताओं को तो गुस्सा आता ही है, थोड़ा गुस्सा था, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो उनको ये कहना पड़ा कि ये तो जय वीरू की जोड़ी है, इसमें जय कौन है और वीरू कौन है? नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। जय वीरू में कोई भेद थोड़ी होता है, कोई भेद नहीं है हमें। तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध, एकदम अच्छे संबंध है, और मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर ही करेंगे। दूसरा मुद्दा जिस पर मैं आना चाहूंगी, कल ही हमने देखा कि जो सेतु है उसका नाम वीर सावरकर सेतु अब रख दिया गया। वीर सावरकर को लेकर एक अलग तरीके की महाराष्ट्र में फीलिंग्स है, जज्बात हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं तो वो वीर सावरकर के बारे में उनको माफी वीर कह देते हैं, और शिवसेना उद्धव गुट अभी भी उनके साथ है। आपको लगता है कि यही वो वजह रही जो विचारधारा की लड़ाई एक आपके और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में थी, वो सामने आई थी? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो है कि राहुल गांधी न इतिहास जानते हैं, न इतिहास से उनका कोई पाला पड़ा है। मैं तो राहुल गांधी जी को इतनी सलाह दूंगा कि जिस अंडमान की काल कोठरी में 12 साल सावरकर जी ने निकाले, एक रात वहां रहकर दिखा दे।
एक रात, और जिस प्रकार से वो जिए वहां, जिस प्रकार का संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए राहुल गांधी जैसे सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए युवराज, ये कभी इस संघर्ष को समझ नहीं सकते। इसलिए यहाँ आकर इस प्रकार की बातें वो जो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इन चीज़ों की कोई गंभीरता भी नहीं है, कोई समझ भी नहीं है। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि इसी प्रकार की बात कांग्रेस के एक नेता ने जब की थी तो बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं अपने हाथ से जूता उसके पोस्टर को मारा था। सावरकर जी पर जब इसी प्रकार का तंज कसा गया था, मणिशंकर अय्यर को, और अब उनके बेटे जिस दिन राहुल गांधी यहां आकर सावरकर जी को गाली देते हैं, उसी दिन शाम को आदित्य ठाकरे उनके रैली में सम्मिलित होते हैं, उनके गले से गले मिलते हैं, और फिर बाहर आकर 2 दिन बाद स्टेटमेंट उद्धव जी देते हैं कि नहीं हम सावरकर का अपमान नहीं सहन करेंगे। अरे नहीं सहन करेंगे, रोज हो ही रहा है, आपके चलते हो रहा है, रोज आपके सामने वो बोले जा रहे हैं। तो देखिए, अभी इनके लिए हिंदुत्व जो है ये केवल भाषणों में बोलने के लिए बचा है, क्योंकि अब तो शिवसेना की हालत ऐसी हो गई है कि ये भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लग गई है। अभी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ये जिस समय मोदी जी ने चर्चा शुरू की समान नागरिक कानून की, कॉमन सिविल कोड की, अखिलेश जी को पहले मिलने नहीं गए, लालू जी के बेटे को मिलने नहीं गए, वो सबसे पहले मिलने आए उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि अभी सबको ये लगता है कि सूडो सेक्युलर्स का मसीहा उद्धव ठाकरे है। क्योंकि आजकल शिवसेना उर्दू में कैलेंडर छापती है, उसमें पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था, अब जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई पड़ रही है। उन्होंने विचार छोड़ दिया है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही राहुल गांधी अपमान करते रहेंगे और उनके साथ ये अपना कारोबार चलाते रहेंगे। हिंदुत्व का जो मुद्दा आप कह रहे हैं, आपके बारे में भी ये बात कही जा रही है और लगातार बात कर रहे हैं लोग कि वो देवेंद्र फडणवीस जिनकी छवि, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विकास के एक तरीके से नेता के तौर पर थी, जो महाराष्ट्र को इस दिशा में लेकर जाता था, जब वो ये बात करते हैं औरंगजेब की औलाद और तमाम हिंदुत्व की विचारधारा की बात, तो उनको अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या अब उद्धव ठाकरे के साथ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हिंदुत्व पर भी अब लड़ाई है कि किसका वर्चस्व है उस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं हिंदुत्ववादी हूं और यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म ही हिंदुत्व में हुआ है। ऐसा है कि चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, सारी जगह पर हम लोग उपस्थित रहे हैं, सारे आंदोलनों में हम उपस्थित रहे हैं, और हिंदुत्व हमारे लिए राजनीति की जगह नहीं है। हिंदुत्व हमारा आत्मा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व क्या है? ये एक जीवन पद्धति है और एक सहिष्णुता है जो सबको अकोमोडेट करती है। इसका मतलब ये कमजोर नहीं है। तो इसलिए हिंदुत्व दिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व है ही। जहां तक मेरे बयान का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि विशेष रूप से इंग्लिश मीडिया ये इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कोट किया। शायद उन्होंने मेरा पूरा बयान देखा नहीं। देखिए, क्या है कि महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब के स्टेटस कुछ लोग रखने लगे, कुछ लोग औरंगजेब के पोस्टर लगाने लगे, कुछ लोगों ने औरंगजेब का फोटो लेकर प्रोसेशन निकाले, कुछ लोग औरंगजेब की जय कहने लगे। ऐसा तो पहले नहीं होता था। औरंगजेब ये भारतीय मुसलमानों का भी हीरो नहीं हो सकता है, और उसके कोई सगे संबंधियां है भी नहीं, क्योंकि टर्किक मंगोल इस एथनिसिटी के 100 परिवार भी आपको नहीं मिलेंगे। तो भारतीय मुसलमानों का वो कोई बाप ज्यादा भी नहीं है। तो ऐसे समय
ये लोग कौन तैयार हो गए कि जो अचानक औरंगजेब को अपना बाप बताने लगे। इसलिए मैंने कहा कि औरंगजेब की औलादे अचानक कहां से पैदा हो गई, क्या है इसके पीछे स्टोरी? हाँ, तो मैंने और आगे मैंने कहा इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ की कम्युनल हार्मनी को खराब करने की। तो ये मेरा पूरा स्टेटमेंट था। इसमें से इतना उठा लिया कि औरंगजेब की औलादे कहां से पैदा। मैंने मुसलमानों को नहीं कहा। मैंने जो लोग औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और कैसे महाराष्ट्र में उसको टॉलरेट करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 11 दिनों तक तड़पा तड़पा कर इसलिए मारा कि छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकृत किया। देश भर में हजारों मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, लाखों हिंदुओं को औरंगजेब ने कत्ल किया। तो ऐसे औरंगजेब का स्टेटस या उसका फोटो के साथ प्रोसेशन निकलेगा। मजाल है किसी की कि जर्मनी में जाकर हिटलर के नाम का एक प्रोसेशन निकाल दे, नहीं निकल सकता। हिटलर तो उनके वंश का था, ये तो हमारे वंश का भी नहीं है, ये हमारे देश का भी नहीं है। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि इसके पीछे एक डिजाइन है। मेरा अपना मानना है या मेरे पास जो जानकारियां है, इसमें एक्स सिमी यानी पीएफआई, एक्स पीएफआई और अर्बन नक्सल, इन्होंने एक डिजाइन तैयार किया है। और अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार के बयान ये सूडो सेक्युलर पार्टियां दे रही है, इसके कारण इसको बल मिलता है। नहीं, ये जो आपने बात कही धर्मांतरण का एक मुद्दा, अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जिस तरह से ये पूरा एक गेम चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया और उस पर कार्रवाई। लेकिन जब जांच होती है तो पता लगता है कि एपी सेंटर तो उसका महाराष्ट्र ही है और यहाँ पर ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ लव जिहाद, इन दोनों को भी आपको लगता है कि ये इसी से कनेक्टेड है कहीं मुद्दा? बिल्कुल, देखिए एक डिजाइन चल ही रहा है। मैंने ये बार बार कहा है कि कोई धर्म का व्यक्ति कोई धर्म के व्यक्ति से शादी करे, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक डिजाइन के तहत अगर कोई जानबूझकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर गलत आइडेंटिटी बताकर उनसे शादी करके उनका कन्वर्शन करके बाद में उनको छोड़ देता है, तो हमको तो इससे शिकायत है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, ये तो हमारी भी घर की बच्चियां हैं, हमारी बहनें, कैसे छोड़ दें इनको? तो इसलिए ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को मंजूर नहीं करेंगे। चाहे कोई हमारे ऊपर आरोप भी लगाए ना, हम नहीं डरते उससे। तो क्या इसके लिए कुछ कर रही है सरकार? देखिए, कर रही है, कई चीजें हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है और इसमें कोई कानूनन इंटरवेंशन करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे। अभी हमने किया नहीं है। दूसरी चीज, लगातार मैं जब आज आ रही थी तो मैं पोस्टर देख रही थी, जगह जगह पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे हुए हैं। वो किसान की भी बात कर रहे हैं, दलित की भी बात कर रहे हैं। और आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि उनको आप ही यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि वो आपकी बी टीम है और आप खुद यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पा रहे, तो अब उनसे वोट कटवाने के लिए उनको लेकर आए हैं। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र का फर्क क्या है? तेलंगाना में बीजेपी का लगातार आंदोलन चल रहा है। मैं कई बार जाकर आया। तेलंगाना में जिस समय मेरी रैली थी तो हमारे जो बंडी संजय है उनको अरेस्ट कर लिया और मेरी रैली को परमिशन नहीं मिली। महाराष्ट्र में हम डरते नहीं है, जिसको आना है आए। वो आते हैं, सभाएं करते हैं, हम कभी रोकते नहीं है। महाराष्ट्र का अपना वजूद है। ऐसा कोई भी कहीं से भी आकर महाराष्ट्र में वोट ले ले, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग इनसे डरते भी नहीं है और इनको रोकने का कोई कारण भी नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको आना आए। पिछले समय आम आदमी पार्टी ने आकर देखा कुछ अपना वजूद, ये क्यों घबराते हैं उनके आने से? हम नहीं घबराते। अंत में 2-3 तो उनके आने से नुकसान या फायदा किसको होने वाला है? वो तो समय बताएगा जी। नुकसान और फायदा, वोट मिलेगा तो फायदा और नुकसान होगा। वोट कौन देने वाला है? पोस्टर से वोट थोड़ी मिलते हैं। अंत में मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें, एक, पिछले 1 साल की जो हम बात कर रहे हैं, घोटालों पर घोटाले और भ्रष्टाचार के इतने सारे केस, ईडी, सीबीआई, सबसे ज्यादा जो दिखा वो यहाँ पर एक एक करके ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार अब
मुख्य मुद्दा हो गया है देश की राजनीति में, और उसमें महाराष्ट्र की भी एक अहम भूमिका रही। आपको लगता है कि एक एक करके अब ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार, बीएमसी भी अब तो उसमें आ गया, कोविड के समय का, ये किसी बदले की राजनीति के तहत हो रहा है या वाकई में जितने दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार ये मुद्दा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। कभी कभी दूसरे मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन आम आदमी को मन से ये लगता है कि हमारी सिस्टम से भ्रष्टाचार हटना चाहिए। आज आम आदमी मोदी जी के पीछे क्यों है? कि मोदी जी ने एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम तैयार की है कि मोदी जी की किसी योजना में कोई एक पैसा नहीं खा सकता, किसी को उन्होंने स्कोप ही नहीं रखा है, एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम को तैयार किया है। तो आम आदमी के लिए ये बात तो महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ये जो घोटाले कोविड के समय हुए हैं, आप जम्बो कोविड सेंटर में घोटाले करते हो, लोगों की जान से खेलते हो। 35 डॉक्टर ऐसे जिन्होंने ये बताया कि हमने केवल अप्लाई किया था, हम कभी नौकरी पर रहे नहीं, उनके नाम से तनख्वाह निकल गई है, उनको दिखाया गया है। इसका मतलब कोविड सेंटर में कौन था, कौन पेशेंट को देख रहा था? तो लोगों की जान से आप खेले हो। बॉडी बैग में घोटाला करते हो, आपको तो कफन चोर बोलना पड़ेगा। बॉडी बैग का घोटाला, ऐसे इतने घोटाले, इतने। कैग ने कोविड का ऑडिट ही किया नहीं है, नॉन कोविड के ऑडिट में 12,000 करोड़ के घोटाले निकले। अब कोविड के ऑडिट में कितने निकलेंगे पता नहीं है। तो ये घोटाले के ऊपर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, जनता का पैसा है, हम करेंगे। जब आपके साथ में थे उद्धव ठाकरे, तब कुछ ऐसे भ्रष्टाचार की चीजें आती थी उनकी तरफ से सामने, या ये अचानक 2.5 साल के अंदर? देखिए, क्या है कि कॉरपोरेशन में तो पिछले 2017 से हमने उनका साथ छोड़ दिया था। हमने कहा आप चलाइए कॉरपोरेशन, हम आपके इन गोरख धंधों में हम आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, हम स्टेट में साथ में है, लेकिन कॉरपोरेशन में हमारी भूमिका जो है, भले हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, लेकिन विसल ब्लोअर के रूप में बैठेंगे। और आप देखिए 2017 से लेकर 2022 तक, जब तक कॉरपोरेशन थी, तब तक हमने वहां विसल ब्लोइंग का काम किया है। भले वो हमारे साथ थे, फिर भी हम विसल ब्लोअर का काम कर रहे थे। तो आपको लगता है कि उसके बाद ही सब कुछ वो 2.5 साल के हाँ दौरान? ना, ये देखिए लगातार ये घोटाले करते आए हैं। मुंबई महानगर पालिका, ये इनका एक मिल्किंग काऊ है इनकी। उद्धव ठाकरे को अगर साइड में रख दें तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी ईडी, सीबीआई, वहां भी ये जो इमेज बन रही है बीजेपी की कि जहां जहां पर बीजेपी आती है, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए वो काम करती है और पूरे देश पर खुद रहना चाहती है, इस आरोप में कितना दम है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यही आरोप लगाया कि वो आप उनकी पार्टी को ही खत्म करना चाह रहे थे और आपने करके दिखाया। देखिए, इसमें एक बात आप समझ लीजिए, जो हम राजनीति में समझते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति किसी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकता। पार्टियां समाप्त होती है अपनी करतूतों से, पार्टियां समाप्त होती है जब जनता उस पार्टी को नहीं चाहती। अगर जनता चाहती है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई पार्टी समाप्त नहीं होती, और इस वास्तविकता को हम जानते हैं। अभी देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, कौन लोग एकत्रित आ रहे हैं? जो कहीं ना कहीं घपले घोटालों में फंसे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि देश की सेवा करनी है। उनको ये पता है कि मोदी जी को हटाया तो हमारी पुरानी रेजिम जो थी, घपले घोटाले करो सब साथ में, और कोई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ऐसी जो परिस्थितियां हमने यूपीए के काल में देखी, उसी परिस्थिति को बहाल करना चाहते हैं, और इसलिए सारे साथ में आए, कोई एजेंडा दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं वैसे भी ये साथ में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीपी के साथ अब कोई कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। देखिए, शरद पवार जी की भूमिका पक्की है, शरद पवार जी मालिक है एनसीपी के, और उन्होंने अपनी भूमिका पक्की कर दी, वो तो उनके साथ चले गए। नहीं, लेकिन अजीत पवार तो अब उनके पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। तो देखिए, सवाल क्या है, अजीत पवार थोड़ी मालिक है, पार्टी के मालिक तो शरद पवार है। ये तो सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज है ना भाई। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे का फैक्शन है, उसके मालिक उद्धव ठाकरे, इसके मालिक शरद पवार जी है। और भी पार्टियां देखिए, पहले मुलायम सिंह जी मालिक थे, वो नहीं रहे तो उनके बेटे मालिक हो गए, लालू जी उधर मालिक है। ये लोग मालिक है, हमारे जैसा थोड़ी है।
हमारे पार्टी में कोई मालिक नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी, ये तो कहा ही जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। तो फिर क्या हम ये माने कि भविष्य में कभी अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर शरद पवार, इन सबके साथ कोई तालमेल नहीं? कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूं आपको, ये मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती, परिस्थितियां चीजों को डिफाइन करती है। लेकिन मैं जितनी राजनीति समझता हूं, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ हम जाएंगे या शरद पवार जी हमारे साथ आएंगे। ये बिल्कुल चीजें स्पष्ट होती है। और साधारणतः हमारा ये मानना होता है जो हमारे तत्व है उनमें, हमने तो 22 पार्टियों के साथ सरकार चलाई है। एक बार अटल जी ने तो 22 पार्टियों के साथ सरकार चलाई, तो कोई अछूत नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, हम एमआईएम जैसी पार्टियां, हम मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां, इनके साथ नहीं जा सकते। सूडो सेक्युलर लोगों के साथ हम नहीं जा सकते, अपीजमेंट करने वालों के साथ हम नहीं जा सकते। नहीं, क्योंकि आप दोनों की विचारधारा अभी भी लगभग सेम है, आपकी और शिवसेना उद्धव गुट की। उद्धव गुट के पास कौन सी विचारधारा है बताइए? वो तो कहते हैं हम हिंदुत्व पर लौट कर आ गए हैं। नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज की उन्होंने? एक उदाहरण कि भाई वो हिंदुत्व पर आए हैं, एक उदाहरण बताइए। भाषण करने के सिवाय उनकी ऐसी कृति बताइए, एक कृति। तो जो उन्होंने धोखा दिया वो एक टीज है मन में आपके? दुख है, बिल्कुल है। उसी की वजह से? नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, मेरे दुख से थोड़ी पार्टी चलती है जी। पार्टी तो यथार्थ से चलती है, वास्तविकता से चलती है। मेरा दुख तो मैं 2 मिनट में बाजू रख दूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता ये मानता है कि इनके साथ हम नहीं जा सकते। अंत में मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, 24 के लिए आप लोगों को बहुत कम समय दिया है, एक तरीके से चुनौती के तौर पर है, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा में खुद को परफॉर्म करके दिखाना। कितनी बड़ी चुनौती लग रही है और कहां पर उम्मीद टिकी हुई है? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होती है, हर चुनाव एक युद्ध जैसा होता है। लेकिन युद्ध जो लड़ा जाता है ना, ये हौसले से लड़ा जाता है, और जो सेना नायक होते हैं उनके भरोसे लड़ा जाता है। तो बीजेपी में हौसला भी बहुत है, और हमारे नायक ये महानायक है, प्रधानमंत्री मोदी जी, और भारत की जनता का उनके ऊपर प्रेम है। भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी वापिस आए, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे, पिछले बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहते। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मोदी जी का नाम है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। हम उतनी मेहनत भी करेंगे, हम लोगों में अपना वजूद भी करेंगे तैयार। तो देवेंद्र जी, जैसे कहा जा रहा है कि पूरे देश में अगर कोई एक बॉस है तो वो नरेंद्र मोदी है, तो क्या ये मैं मानूं कि जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सुपर सीएम की तरफ से आ रहा है? मैं सुपर सीएम नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे स्टेट में एक ही सीएम है, वो एकनाथ शिंदे जी है। उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री जिसको डिप्यूटी सीएम का पद दिया गया है वो मैं हूं। बॉस एक ही है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देयर इज ओनली वन बॉस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस बेबाक और खास बातचीत के लिए दूरदर्शन के साथ। थैंक यू।